हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी। क्लास ट्वेल्थ में दो एनसीईआरटी चलती हैं। पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। आज हम शुरू करने जाएंगे दूसरी वाली बुक जिसका नाम है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं नया चैप्टर। अध्याय 1, जनसंख्या, पॉपुलेशन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, घनत्व, डेंसिटी, वृद्धि, ग्रोथ और संगठन, कंपोजिशन। तो जनसंख्या के बारे में हम इस बुक में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है, शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। भारत की अपनी 121 करोड़ सन 2011 के अनुसार जनसंख्या के साथ चीन के बाद दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। तो पूरी दुनिया में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश भारत है, चीन के बाद। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। तो भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर भी उनसे भी ज़्यादा है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है। जो लिमिटेड हमारे पास रिसोर्स हैं उनके ऊपर हमारी जनसंख्या दबाव डालती है, ऐसा इसमें लिखा गया है। देश में अनेक सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक जो क्राइसिस हैं, समस्याएं इसके लिए उत्तरदायी हैं, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से। बॉक्स में क्या लिखा गया है देख लेते हैं जल्दी जल्दी। भारत के विचार से आपको क्या अनुभूति होती है? तो भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह केवल एक क्षेत्र है? क्या यह लोगों के सम्मिश्रण को प्रकट करता है? क्या यहाँ पर लोग सम्मिश्रित तरीके से रहते हैं? क्या यह शासन की निश्चित संस्थाओं के नियंत्रण में रह रहे लोगों से बसा हुआ है? तो शासन के द्वारा क्या ये लोग बसाए गए हैं? तो इसके बारे में आप थिंकिंग करें, सोचें। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें उसके बारे में विवेचना करेंगे, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बॉक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लिखा गया है। जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। अब जनसंख्या के आंकड़ों के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे देश में हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष में, टेन्योर में जनगणना होती है। प्रत्येक 10 वर्षों में भारत में जनगणना होती है। तो ये बात आप याद कर लेंगे। और आगे है, भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। तो 1872 ईस्वी में इससे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। लॉर्ड मेयो के टाइम पे, लॉर्ड मेयो वायसराय थे उस समय के, तो उनके कार्यकाल में यह जनगणना कराई गई थी। किसके? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना कराई गई थी। थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। पहली महत्वपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में कराई गई। तो ये 1881 ईस्वी में जो कराई गई, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराई गई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो विधिवत जनगणना कराई गई 1881 में, वो शुरू हुई। तो ये दो इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। एक 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर, और 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर यह जनगणना कराई गई। शुरुआत। जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब ये देखते हैं चित्र 1.1। तो चित्र 1.1 अभी हम देखेंगे। का परीक्षण कीजिए और इस पर चित्र 1.1 का परीक्षण कीजिए और इस पर दर्शाए गए जनसंख्या के स्थानिक वितरण के प्रतिरूपों के वर्णन करने का प्रयास कीजिए।
यह स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम है। तो जनसंख्या का जो वितरण है वो कैसा है, अलग अलग है, एक समान नहीं है। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जनसंख्या में प्रतिशत अंश प्रविष्ट क। तो एक जनसंख्या के बारे में डेटा वाली फाइल दी गई है जिसे हमने प्रविष्ट क कहा गया है। ये फाइल अभी हम देखेंगे। दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। तो पहले नंबर पे देश में जनसंख्या किसकी है, यूपी की। यूपी को हम पहले नंबर पे रखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र की जनसंख्या। तीसरे नंबर पे है बिहार की जनसंख्या। और चौथे नंबर पे किसकी जनसंख्या है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है इस मैप में। अभी हम इस मैप को भी देखेंगे। परिशिष्ट क में दिए गए आंकड़ों को देखते हुए भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके आकार और जनसंख्या की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए और पता लगाइए। तो परिशिष्ट क, इसे हम जरा देख लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिशिष्ट क के बारे में बात की गई है। तो ये है वो परिशिष्ट क। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनसंख्या, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, कुल क्षेत्रफल, कुल राष्ट्रीय प्रतिशत, देश के कुल जनसंख्या में कितना योगदान है, कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय अंश, घनत्व और वृद्धि दर, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो इसको थॉरोली एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर यूपी को हम ढूंढेंगे, उत्तर प्रदेश। तो ये हमें उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। यहाँ पर इसकी पॉपुलेशन है, कुल क्षेत्रफल और कुल राष्ट्रीय प्रतिशत, कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय अंश, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो आप ये लोग ये बुक में छांटिएगा और देखिएगा कि कितनी पॉपुलेशन कितनी कहाँ पर रहती है। दोबारा से हम उसी पेज में चले जाते हैं जहाँ पर हम थे। चल, विशाल आकार और विशाल जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो विशाल जनसंख्या और विशाल आकार वाले केंद्र शासित प्रदेश आप ढूंढें। मैंने कहा था आप लोग एटलस अपने पास रखें। तो एटलस में आप लोग देखेंगे कि विशाल जनसंख्या और विशाल आकार वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगला है विशाल आकार किंतु लघु जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें आपका स्टेट का एरिया बहुत बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ऐसे स्टेट भी आप देखें। अगला है अपेक्षाकृत लघु आकार और विशाल जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें आपको लघु आकार मिले और जनसंख्या ज्यादा मिले, कहने का मतलब एरिया छोटा और पॉपुलेशन ज्यादा। तो ऐसे स्टेट भी आप ढूंढें, एटलस रखें अपने पास और ढूंढें और इसको नोट्स के रूप में लिखें जरूर। ये एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालिका परिशिष्ट क जो मैंने अभी देखी थी, जो आप लोगों को दिखाई थी, क से जांच कीजिए कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। तो जिन स्टेट्स की ये बात कर रहे हैं, तमिलनाडु से लेकर आंध्रा तक, तो इन स्टेट्स में 76% पॉपुलेशन टोटल भारत की रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप देखिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में 1.4%, अरुणाचल प्रदेश में 0.84%, उत्तराखंड में 0.83% जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोटा है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा है, एरिया ज्यादा है और पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है दूसरे वाले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या का ऐसा असम स्थानिक वितरण, तो यहाँ पर कैसा है, एक जैसा नहीं है। असम मतलब डिफरेंशिएशन है पॉपुलेशन में। वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ
संबंध प्रकट करता है। तो देश में जो फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल सारों के बीच जो संबंध है वो अलग अलग तरीके का यहाँ पर देखने को मिलता है और घनिष्ठ संबंध हमें देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं आगे को। जहाँ तक भौतिक कारकों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। तो जो वितरण के प्रतिरूप हैं उनका निर्धारण कौन करती है? यहाँ पर जलवायु और जल की उपलब्धता। आगे बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर का मैदान, तो उत्तर भारत के मैदान, डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। तो यहाँ पर बात साफ से लिखी गई है कि जो उत्तर भारत के मैदानी और डेल्टा और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों जैसे हिमालय और उत्तर पूर्वी पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। तो जो डेल्टाई राज्य हैं या डेल्टा पर जो पड़ते हैं, जो मैदानी हिस्सों में पड़ते हैं, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है अपेक्षा दक्षिण भारत के, ठीक, या उच्चतर हिमालयी क्षेत्रों के। तो इसको हम समझ सकते हैं यहाँ से। तो ये आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हिमालयन रीजन से नीचे का तराई भाबर का रीजन है, इसे हम मैदानी क्षेत्र कह सकते हैं इस वाले हिस्से को। तो यहाँ पर जो डॉट लाइन दिखाई गई है, इस डॉटेड लाइन के आधार पे आप देख सकते हैं कि सघन जनसंख्या है। यहाँ पर क्या है? डेंस पॉपुलेशन है, सघन जनसंख्या यहाँ पर रहती है। ये पूरी बेल्ट अगर आप देखें तो इस बेल्ट में आपको बहुत ज्यादा डॉटेड लाइन दिखाई देंगे। यहाँ पर लिखा गया है एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति। तो एक बिंदु में 2 लाख व्यक्तियों को प्रदर्शित किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि एकदम ब्लैक दिखा रहा है, तो ये दिल्ली है। तो दिल्ली में डेंस पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू दिस मैप, ठीक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं केरला में भी कुछ पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, गुजरात में देखने को मिल रही है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रही है, और यहाँ पर तो ये यूपी और बिहार राज्य बड़े राज्य पड़ते हैं। तो ये आपको समझने के लिए है, मानचित्र में एक डॉट मेथड होता है, एक बिंदु विधि हम इसे कहते हैं, इस आधार पे मैप बनाए जाते हैं। इसके आधार पे जम्मू कश्मीर में आप देखिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कम है पॉपुलेशन, अरुणाचल में कम है, और अन्य जगहों पर भी। ये घर में आप अच्छे से देखिएगा, एटलस खोल के बैठिएगा। आगे बढ़ें। फिर भी सिंचाई के विकास, राजस्थान खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, झारखंड और परिवहन जल के विकास, प्रायद्वीपीय राज्यों के परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या क्षेत्र थे, वे अब जनसंख्या के मध्यम और उच्च संकेंद्रण क्षेत्र बन गए। अब बोल रहे हैं कि राजस्थान जो है, राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, तो ये है सिंचाई के विकास, सिंचाई का विकास राजस्थान में हुआ है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता जो झारखंड में हुई है। परिवहन जाल के विकास, प्रायद्वीपीय राज्य है हमारे, परिवहन वहां से कैसा परिवहन? जल परिवहन चलता है। तो इनके परिणाम स्वरूप जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा रहने लगी है पहले की अपेक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि है। तो परमानेंट एग्रीकल्चर जहाँ पर ज्यादा होगा वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा मात्रा में रहेगी, ये बात भी स्पष्ट हो रही है यहाँ पर। तो स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण, ऐसे देखा गया है कि भारत के नदीय मैदानों और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या सांद्रण वाले रहे हैं। यद्यपि इन प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? जनसंख्या ज्यादा रहने की वजह से जो यहाँ पर के जो संसाधन है उनका निम्नीकरण होने लगा है, वो संसाधन कम होने लगे हैं। फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के
कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च हुआ है। तो परिवहन जाल जब ज़्यादा बन गया और आरंभिक इतिहास जब था मनुष्य का, उसकी अपेक्षा जनसंख्या उच्च होने लगी। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय और क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो बड़े-बड़े हमारे महानगर हैं, लाइक दिल्ली, दिल्ली की हम बात करें, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, तो यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं वो नगरीय प्रवास की ओर बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण किस चीज़ का हो रहा है? उद्योगों का, इंडस्ट्री का और नगरीकरण का। इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा और अन्य भी बहुत सी सुख सुविधाएं मिलने लग जाती हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन अच्छी हो जाती है, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आगे को बढ़ते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है? ज़्यादा मात्रा में प्लस है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब जनसंख्या का घनत्व क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसमें पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं, उसमें रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, जन घनत्व। क्या कहते हैं? जन घनत्व कहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? जनसंख्या के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। तो इसमें जनसंख्या के वितरण को समझने में ज़्यादा सहायता मिलती है। जैसे हम लोग इस वाले मैप में हम देख रहे थे, हमें यहाँ पर देखा दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, डेंस है, गुजरात में डेंस है, महाराष्ट्र में डेंस है, लेकिन यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर आप बता सकते हैं कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है और कहाँ पर जनसंख्या कम है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सन 2011 के अकॉर्डिंग, तो 2011 के अकॉर्डिंग 382 जो पीपल हैं वो रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। 1951 में, अब 1951 में जनसंख्या का घनत्व 117 था। उस समय पे 117 पर स्क्वायर किलोमीटर लोग रहते थे, जो 2011 में बढ़ के कितना हो गया? 382 स्क्वायर पर किलोमीटर हो गया। विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। तो इन लोगों की ज़्यादा वृद्धि यहाँ पर हुई है, बता रहे हैं। परिशिष्ट को, जो परिशिष्ट हमने पहले देखा था, तो उसमें ही मैं दर्शाए गए आंकड़ों, तो यहाँ पर ये आंकड़े दर्शाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है घनत्व पर स्क्वायर किलोमीटर में। अंडमान और निकोबार में 43, आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं 275, इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में 13। तो ये आप लोग देखें घर में, दोबारा से हम उसी पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, परिशिष्ट क में दर्शाए गए आंकड़े देश में दोबारा से हम देखेंगे, परिशिष्ट में दर्शाए गए आंकड़े देश में जनसंख्या घनत्वों की स्थानिक भिन्नता का आभास कराते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297, तो देखिए 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक हैं। तो दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन है पर स्क्वायर किलोमीटर में, जबकि अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, देखिए। तो ये डिफरेंस ही बताता है कि पॉपुलेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग संख्याओं में बसी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। उत्तरी भारत के राज्यों बिहार में 1102 पर स्क्वायर किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 1029 पर स्क्वायर किलोमीटर एंड यूपी में 829 पर स्क्वायर किलोमीटर में जनसंख्या उच्चतर घनत्व उच्चतर है। तो यहाँ पर हाई डेंसिटी वाले जो एरिया हैं वो ये हैं। कौन कौन से? दिल्ली है जो यूनियन टेरिटरी है, बिहार है,
वेस्ट बंगाल है और यूपी है। और प्रायद्वीपीय जो पेनिनसुला भारत है या पेनिनसुला इन इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत में केरल में केरल 859 और तमिलनाडु 555, ये भी सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले हैं जो दक्षिण भारत के राज्य हैं। उच्चतर जनघनत्व पाया जाता है असम, गुजरात, आंध्रा, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा डेंसिटी नहीं है पॉपुलेशन की, लेकिन यहाँ पर भी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो आप लोग इस वाले मैप को देखें और इसके आधार पे आप लगा सकते हैं कि कहाँ पर पॉपुलेशन डेंस है और कहाँ पर डेंस नहीं है। और दूसरा, आप परिशिष्ट को भी देखें और इसके आधार पे भी आप, ये तो 2001 का है, आपको 2011 के डेटा के आधार पे इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो चलिए हम दोबारा से उस पे मैप पे जाते हैं। ठीक, थोड़ा इसका आकार बड़ा कर लें। हिमालय प्रदेश के पर्वतीय राज्यों असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न जनघनत्व है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीपों को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनघनत्व उच्च पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें मैप में, तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों में असम को अगर हम छोड़ दें तो अन्य राज्यों में जनघनत्व बड़ा कम है, माइनस है, और यहाँ पर क्या है, प्लस है। यहाँ पर भी हम अगर अंडमान निकोबार को अगर हम हटा लें जो यूनियन टेरिटरी है, तो अन्य यूनियन टेरिटरियों में बहुत ज़्यादा जनघनत्व हमें देखने को मिलता है। ठीक, या आप घर में भी देखें, अच्छे से एटलस खोल के रखें अपने सामने जब आप बुक पढ़ रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एटलस खोल के रखना है। उस एटलस में आप लोग चिन्हित करते रहें जो जो बिंदुओं को मैं आपको बता रहा हूँ। जनसंख्या घनत्व, जैसा कि पहले के अनुच्छेदों में चर्चा की जा चुकी है, एक अशोधित माप है। कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान के लिए कार्यिक और कृषि घनत्वों को ज्ञात करना चाहिए, जो भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए सार्थक है। तो अब जो हमारी एग्रीकल्चर डेंसिटी है, तो उसे भी हमें देखना बहुत जरूरी है कि कितने एरिया में कितने लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसके बारे में बात होनी चाहिए। तो बॉक्स में देखते हैं कार्यिक जनघनत्व। तो जो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है, कार्यिक जो वर्क करने वाले लोग हैं, उनका घनत्व क्या है, कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन अपॉन निवल कृषि क्षेत्र। निवल कृषि क्षेत्र मतलब होता है नेट एग्रीकल्चर एरिया। तो जितना हमारा एग्रीकल्चर करने वाला एरिया है, उससे आप डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन को, तो उस आधार पे आप क्या निकाल सकते हैं, कार्यिक घनत्व। अच्छा, जनघनत्व निकालने का एक सूत्र भी है। आप अगर पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना चाहते हैं नॉर्मली, तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, जहाँ का भी आपको निकालना है, कंट्री का निकालना है तो कंट्री, और अगर किसी स्टेट का निकालना है तो स्टेट। जैसे हम इंडिया का अगर टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना चाहें, जनघनत्व, तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, इंडिया का टोटल एरिया, तो इससे डिवीजन कर देंगे और जितना निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी या जन घनत्व। इट्स क्लियर? तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से आप अगर कार्यिक घनत्व निकालना चाहते हैं या फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, तो उसके लिए आपको टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल नेट एग्रीकल्चर एरिया या निवल कृषि क्षेत्र इसमें दिया गया है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब कृषि घनत्व, अब कृषि घनत्व का मतलब एग्रीकल्चर डेंसिटी अगर आप निकालना चाहें, तो कुल कृषि जनसंख्या, जितने लोग कृषि में लगे हैं, अपॉन निवल कृषि क्षेत्र मतलब नेट एग्रीकल्चर एरिया। इसी तरीके से नीचे दिया गया है, कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होंगे। तो जो कृषि
घनत्व निकालने के लिए कुल कृषि जनसंख्या है तो उसमें ये सभी लोग लगेंगे, जो कृषक हैं, जो लेबरर हैं और उनके सदस्य जो हैं परिवार के, वो भी सब इसमें शामिल होंगे। क्रियाकलाप है, इसे आप करेंगे और देख लेते हैं। परिशिष्ट 1.6 में दिए गए आंकड़ों की सहायता से भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कार्य और कृषि घनत्व का परिकलन कीजिए। इनकी तुलना जनसंख्या घनत्व से कीजिए और देखिए कि ये कैसे भिन्न है। तो जनसंख्या घनत्व से इसकी तुलना करते हुए बताना है अलग अलग राज्यों के बारे में। तो ये आप कीजिएगा घर में, क्योंकि कुछ काम आप लोग भी करें। अगला है जनसंख्या की वृद्धि। ठीक, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब जनसंख्या की वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसे 2 या 3 हिस्सों में विभाजित करना पड़ेगा। देखते हैं आज हम कितना कर पाते हैं। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। तो किसी एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या में जब 2 समय अंतरालों में परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम समझते हैं, जैसे दिल्ली में में 2000 में 100 लोग रहते थे, परंतु 2020 में वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ होके 500 हो गई। ठीक, तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकलेगा 400, इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक, तो इस तरीके से आप पॉपुलेशन ग्रोथ को आप समझ सकते हैं, जबकि ये 10 सालों में होती है तो इसे हम 2010 कर लेंगे। ठीक, क्योंकि पॉपुलेशन जो हमारा डेटा है वो प्रत्येक 10 वर्षों में लिया जाता है, तो 2010 में कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि 400 व्यक्ति जो बड़े हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंतर्गत आएंगे। तो ये आपकी समझ के लिए हो गया। अब इसे आप घर में समझें और अच्छे से। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात आ रही है जनसंख्या वृद्धि दो बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। इसकी दर को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है, तो इसकी दर को परसेंट में आपको चेंज करना पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक हैं जिनके नाम प्राकृतिक, नेचुरल और अभिप्रेरित। जबकि प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अशोधित मृत्यु दर से निर्धारित किया जाता है। तो ये अशोधित मृत्यु दर से इसका निर्धारण किया जाता है जो हमारी जनसंख्या है। अभिप्रेरित घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तो जो हमारे लोगों की अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता है, जो वो लोग समझते हैं कि भाई पॉपुलेशन को हमें कहाँ से कहाँ जाना है। जैसे रोजगार के लिए हम मानते हैं कि गांव से लोग शहरों की ओर जाते हैं, रूरल टू अर्बन, और उसी तरीके से एजुकेशन और हेल्थ के लिए। तो उस आधार पर भी हम देखते हैं कि लोग कहाँ के लिए अभिप्रेरित हो रहे हैं, अभिप्रेरणा कहाँ के लिए उनको मिल रही है और क्यों मिल रही है, क्या रीज़न है अभिप्रेरणा मिलने का। मेन रीज़न तो यही है, एजुकेशन, हेल्थ और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। तो ये 3 मेन रीज़न है, उसके बाद फिर और रीज़न भी आ जाते हैं। फिर भी इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या को केवल प्राकृतिक वृद्धि की विवेचना करेंगे। तो भारत की जनसंख्या की जो नेचुरल ग्रोथ है उसी के बारे में हम बात इसमें करेंगे। भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे हैं। तो जो एक तो टेन्योर में जो प्रोग्रेस हो रही है पॉपुलेशन की वो भी ज़्यादा है इंडिया में, और दूसरा जो हर वर्ष हो रही है प्रत्येक वर्ष, वो भी क्या है, ज़्यादा है, और समय के साथ नित्य बढ़ रहे हैं। तो भारत की पॉपुलेशन समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। तो वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 1.64 है। तो इसे आप देखेंगे
जनसंख्या के दोगुना होने का समय, तो पॉपुलेशन कब डबल हो जाती है? जनसंख्या के दोगुना होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दोगुने होने में लगने वाला समय है। तो वार्षिक वृद्धि दर जो है किसी भी जनसंख्या के वृद्धि होने पर लगने वाला समय है। अगला आगे को बढ़ते हैं। विगत एक शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है। तो वार्षिक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास की दर के कारण हमारी क्या हुई है? जनसंख्या वृद्धि हुई है। यह वृद्धि भिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है। इस अवधि में वृद्धि की 4 सुस्पष्ट अवस्थाओं को पहचाना गया। तो 4 इसमें अवस्थाएं बताई गई हैं पॉपुलेशन के ग्रोथ की। अब ये 4 अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में दशकीय वृद्धि दर 1901 से सन 2011 तक। तो दशकीय वृद्धि दर किन किन स्टेपों में हुई उसके बारे में बात की जाएगी। तो इसमें स्टेप दिए गए हैं नीचे। स्टेप नंबर 1, प्रावस्था को 1901 से सन 2021 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रूढ़ और स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। तो इसमें क्या था? स्थिर था सारा कुछ, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी भी नहीं थी और ज़्यादा पॉपुलेशन घटी भी नहीं थी, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। तो इसमें कैसी वृद्धि दर दर्ज की गई? ऋणात्मक, निगेटिव हुई पॉपुलेशन। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे। जन्म दर और लोग पैदा भी ज़्यादा हो रहे थे और डेथ भी ज़्यादा लोगों की हो रही थी, जिनसे वृद्धि दर निम्न रही। परिशिष्ट एक गौ निम्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, अधिकतर लोगों की निरक्षरता, भोजन, अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म दर और मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी था। तो निरक्षरता थी, इलिटरेसी थी, फूड नहीं था और हेल्थ बिल्कुल भी, हेल्थ और आपका जो एजुकेशन है उसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं किया गया था। तो ये सब चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार रही। 1901 से 1921 तक का टाइम है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं चार्ट में 1991 टू 1921 फेज 1। इसे थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं। तो इसे हम रख रहे हैं फेज 1 में। तो 1901 से, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन हमारी इतनी है और जो निरपेक्ष जो संख्या है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है प्रतिवर्ष और जो प्रतिशत है वो भी ये माइनस में, जीरो में चला गया है। तो यहाँ पर क्या हुई है? जनसंख्या घटी है 1921 तक। तो सारे रीजन बता दिए गए हैं कि हेल्थ है, एजुकेशन की कमी है, एम्प्लॉयमेंट की कमी है, भोजन नहीं है। तो दूसरा स्टेप हम देखें, प्रावस्था ख 1921 से 1951, ये वाली टाइम पीरियड के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो इसमें जनसंख्या की वृद्धि जो थी स्थिर थी। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों में मृत्यु दर को नीचे ला दिया। अब मृत्यु दर कम हो गई है। साथ ही साथ बेहतर परिवहन, संचार तंत्र के वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर हुई। 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर प्रभावशाली है। तो इस समय क्या हुआ कि जो संचार था, कम्युनिकेशन, वो भी बन गया और ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक हो गया और स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में भी लोगों को जानकारी हो गई। तो इसीलिए पॉपुलेशन इस टाइम पे बढ़ी है। तो हम चार्ट में देख लेते हैं कि बढ़ी है या घटी है। 1921 से 1951 तक का जो समय रहा है वो सेकेंड वाली फेज में आता है। और इस फेज में अगर हम बात करें प्रतिशत में, तो यहाँ पर प्लस में प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है जनसंख्या दशक में, और जो अन्य हैं वो भी हमारे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस में गया है, तो बिल्कुल सही है। आगे को देखते हैं, तीसरी फेज क्या है? प्रावस्था ग
1951 से 1981 के दशकों में भारत की जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो इस समय जनसंख्या विस्फोट हुआ था, इस समय पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब इसके पीछे कारण क्या रहे? यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। तो पॉपुलेशन उसमें पे बढ़ी और मृत्यु दर बहुत कम हो गई। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.4% तक ऊँची रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के बाद यही वह अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। तो विकासात्मक कार्य इस समय पे आरंभ हुए। अर्थव्यवस्था भी सुधरने लगी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुए। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर उच्च और वृद्धि दर उच्चतर हुई। इन सबके अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों और को देश में लाने वाले बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और यहाँ तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। तो विदेशों से भी माइग्रेट लोग यहाँ आए और भारत में भी विकास कार्य शुरू हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया, हेल्थ ठीक हो गई। तो सारी चीज़ों की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई थी। तो इसे हम देख लेते हैं। तीसरी फेज है 1951 से 1981 तक का समय है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन का जो प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ गया है। पहले हम यहाँ देखें 5%, 0.31, 11, 14, 13, लेकिन यहाँ पर 21, 24 तो काफ़ी बढ़ गया है। तो यहाँ पर जो था प्रोग्रेस काफ़ी हुई है। तो ये स्पष्ट है कि तीसरी फेज में भारत में पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ी। अब जो चौथी फेज है प्रावस्था घ, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो प्रावस्था घ के बारे में अगर हम देखें तो 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही है, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। तालिका 1.1 ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन के गुणवत्ता, विशेष रूप में स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित है। तो इस समय पे क्या हो रहा है? इस समय पे जो जनसंख्या दर है यद्यपि ऊंची बनी रही, लेकिन धीरे धीरे घटने भी लगी बोल रहे हैं। क्योंकि उस समय पे क्या होता था, लोगों को, महिलाओं को एजुकेशन मिलने लगी और जो विवाह की औसत आयु थी उसमें भी वृद्धि होने लगी। तो इस वजह से अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन में क्या चेंजमेंट आए हैं। 1981 से अगर हम वर्तमान समय तक चलें तो ये फेज 4 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉपुलेशन सस्टेन है 24%, 23%, 21%, 17%। तो ये सब चीज़ें ठीक। तो ये पॉपुलेशन जो 10 की वृद्धि दर निकालने का जो रूल है यहाँ पर दिया गया है, P2 माइनस ये ग्रोथ है, ग्रोथ इज इक्वल टू P2P1 पॉपुलेशन जो आपकी वर्तमान वर्ष की पॉपुलेशन है, जो अभी की पॉपुलेशन है, माइनस P1 जो आधार वर्ष की पॉपुलेशन है, जो पुरानी पॉपुलेशन, बटे P1 जो आधार वर्ष की पॉपुलेशन है, इंटू 100। तो आप निकाल सकते हैं 10 की वृद्धि दर। तो बड़ा इजी है, इसे आप इम्पोर्टेंट है ये भी, इसलिए आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है। तो देश में जनसंख्या की वृद्धि दर आज भी ऊंची है और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया है कि सन 2025 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को स्पर्श कर लेगी। तो सन 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को स्पर्श कर लेगी। तो ये एक रिसर्च के आधार पर बताया गया है। ठीक, अब तक किया गया विश्लेषण औसत वृद्धि दर को दर्शाता है, किंतु देश के एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में वृद्धि दर से विस्तृत भिन्नताएं हैं। तो कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कहीं पर पॉपुलेशन कम है। तो ये भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं।
जो परिशिष्ट एक घ में दिया गया है, जिसकी विवेचना नीचे की गई है। तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग घर में इसे रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, और एटलस लेके आप लोग बैठें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।